इतिहास के पन्नों से। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनीकार माइकल ब्रिचर अपनी किताब नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी जो 1959 में पब्लिश हुई थी उसमें लिखते हैं, अगर गांधी हस्तक्षेप नहीं करते तो 1946-47 में पटेल वास्तविक तौर पे भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते। सरदार से वो पुरस्कार छीनी गई और ये एक गहरा घाव छोड़ा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो बात बहुत कम ही लोग जानते हैं और जिस बात की जिक्र भी इंडियन हिस्ट्री में बहुत कम किया जाता है वो ये है कि नेहरू जी स्वतंत्र भारत की पहले प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवारी में ऑटोमेटिक चॉइस नहीं थे, या यूं कहे उस उम्मीदवारी में पहले दो चॉइसेस में पंडित नेहरू जी का नाम नहीं था। तो फिर कैसे बने वो प्रधानमंत्री? दरअसल गांधी जी के चलते, उन्हीं के बदौलत प्रधानमंत्री बन पाए जवाहरलाल नेहरू। अब सवाल ये है कि क्यों और कैसे? तो चलिए हिस्टोरिक फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को खंगाल के जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या था। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की अंतिम चरण में 1946 आते आते ये तो साफ हो चुका था कि भारत की आजादी अब बहुत दूर नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे के बाद ब्रितानी हुकूमत भी भारतीयों के हाथ में अपनी देश की कमान सौंपने की सोच विचार करना शुरू कर चुके थे और ये भी करीब करीब निश्चय था कि 1946 की इलेक्शन में सेंट्रल असेंबली में सबसे ज्यादा सीट लाने वाली कांग्रेस दल को सेंट्रल में इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की मौका मिलेगी और इस अंतरिम सरकार को चलाने या उसकी नेतृत्व करने की जिम्मेदारी कांग्रेस प्रेसिडेंट को ही मिलेगी। तो अचानक से यही सब कयास के चलते कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। उधर 1940 की कांग्रेस की रामगढ़ सेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुने गए थे। इसके बाद से 1946 तक कांग्रेस में प्रेसिडेंट पद के लिए कोई भी चुनाव नहीं हो पाया। कई सारे कारण थे इसके पीछे। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ज्यादातर कांग्रेस लीडर्स जेल में बंद थे, वगैरह वगैरह। अब जैसे ही कांग्रेस प्रेसिडेंट पद की चुनाव की घोषणा हुई, मौलाना आजाद उस पद पे अपना पुनः निर्वाचित होने की इच्छा व्यक्त किए। इस बात की जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम जो 1959 में पब्लिश हुई थी उसमें भी किया है। लेकिन गांधी जी कुछ और ही चाहते थे। वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इसलिए गांधी जी 20 अप्रैल 1946 को मौलाना आजाद, जो पिछले 6 सालों से कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके थे और कई महत्वपूर्ण नेगोशिएशंस में सरकार के साथ कांग्रेस की तरफ से भाग ले चुके थे या फिर भारत दौरा करने वाली ब्रिटिश मिशंस के साथ भी काम कर चुके थे, उनको एक पत्र लिख के कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप की आने वाली चुनाव में हिस्सा ना लेने के लिए आदेश देते हैं। उन्होंने मौलाना को कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू जी को देखना चाहते हैं। उन्होंने चिट्ठी में ये भी बताया कि उनका नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनते देखने की चाह कई सारे वजह से है जो बताना वो मुनासिब नहीं समझते, परंतु आजाद जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए कि वो अब दूसरी बार के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ ये पत्र लिखना ही नहीं, गांधी जी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी समेत सारे प्रदेशों को भी ये बता चुके थे कि वो नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी के नियम अनुसार 15 प्रदेश कमेटियां अपने पसंदीदा कैंडिडेट को कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए वोट देके नॉमिनेट करते थे। सबसे ज्यादा प्रदेशों की नॉमिनेशन पाने वाले व्यक्ति फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते थे। अब गांधी जी, जो कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता कई साल पहले त्याग दिए थे, उनके द्वारा सबको नेहरू जी का नाम बताने का मकसद बस यही था कि सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटियां और कांग्रेस सेंट्रल वर्किंग कमेटी नेहरू जी का नाम प्रस्ताव करें। लेकिन होता इसका पूरा उल्टा है। 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में से 12 ने सरदार पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए नॉमिनेट किया था। बाकी 3 प्रदेश कमेटियों के नॉमिनेशन को लेकर थोड़ा विवाद है, क्योंकि कुछ हिस्टोरिक सोर्सेज जहां बताते हैं कि वो 3 प्रदेश कमेटियां किसी भी नेता का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे प्रस्ताव नहीं किए थे, वहीं कुछ और सोर्सेज के माने तो वो 3 प्रदेश आचार्य जेवी कृपालनी और पट्टभी सीतारामैया का नाम प्रस्ताव किए थे। 15 में से कोई भी प्रदेश कमेटी नेहरू जी का नाम प्रस्ताव नहीं किए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की प्रतियोगिता में पहला चॉइस जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वही सेकेंड चॉइस जेवी कृपालनी या पट्टभी सीतारामैया होना चाहिए था। और कुछ हद तक मौलाना आजाद का भी एक फेयर चांस था, क्योंकि वो स्टैंडिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, पिछले 6 साल से इस पोस्ट पे काम कर रहे थे
और स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण की वो कुछ सालों में घटी बहुत सी महत्वपूर्ण विषय और आलोचनाओं में भी कांग्रेस प्रेसिडेंट के हिसाब से जिम्मेदारी निभा चुके थे। लेकिन कहीं से भी नेहरू जी का नाम चॉइस में ही नहीं था। 29 अप्रैल 1946 के दिन कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष को चुने जाना था। उस दिन की वो बैठक में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू जी के साथ साथ कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे। इस बैठक में चुने जाने वाली कांग्रेस अध्यक्ष कुछ महीने बाद की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी बनने वाले थे। जिस कमरे में यह बैठक हो रहा था उसमें उपस्थित सारे लोगों को पता था कि भले ही परंपरा के मुताबिक प्रांतीय प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की बहुमत के हिसाब से अध्यक्ष चुने जाना चाहिए और उस चयन का इस वर्ष की यानी 1946 की परिणाम सरदार पटेल है, लेकिन गांधी जी को पंडित नेहरू पसंद है। और जबकि सारी प्रदेश कमेटियों को यह अच्छी तरह से पता था कि गांधी जी नेहरू जी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, फिर भी किसी कमेटी ने भी नेहरू जी का नाम चयन नहीं किया था। कांग्रेस की तब की महासचिव आचार्य कृपालिनी ने अध्यक्ष पद की चुनाव का पर्ची गांधी जी के सामने रख दी। उसको देख गांधी जी ने जब कृपालिनी की तरफ देखा तो वे समझ गए कि गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक नया प्रस्ताव बनाया जिसमें पहले पर्ची में उल्लेखित सरदार पटेल का नाम के साथ साथ नेहरू जी का नाम डाला गया और फिर उस पर्ची को आगे किया गया। उसमें अब सभी लोग दस्तखत किए। सरदार पटेल ने भी दस्तखत किया। प्रदेश कमेटियों के प्रस्ताव सरदार पटेल थे, परंतु गांधी जी के आग्रह से नेहरू जी भी अब दौर में आ गए। अभी दो उम्मीदवार हो चुके थे, नेहरू जी और सरदार पटेल। यानी कि नेहरू जी को अगर अध्यक्ष बनना है तो पटेल जी को अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। एक कागज में अपना नाम वापस लेने की अर्जी डाले सरदार पटेल को दिया गया। यानी गांधी जी चाहते हैं, इसलिए पटेल जी एक तरह से अपना त्याग पत्र देके नेहरू जी का आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दे। इस पर्ची में अपना दस्तखत कर देने का परिणाम पटेल जी भली भांति जानते थे। तब वो 71 साल के हो चुके थे और ये शायद उनके लिए प्रधानमंत्री बनने का पहला और आखिरी मौका था। अगर अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। ऊपर से कांग्रेस पार्टी का भी अधिकतर कार्यकर्ता उन्हीं को इस पद के लिए चाहते थे, परंतु गांधी जी के फैसले को वो नकार नहीं सकते थे। इसीलिए पटेल जी ने अपना नाम वापस लेने की अर्जी में दस्तखत ना करते हुए उसे गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी जी ने तब नेहरू जी की तरफ देखकर कहा, जवाहर, किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? इस पे नेहरू जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद पटेल जी और कई और नेताओं को यह उम्मीद थी कि नेहरू जी बोलेंगे, आप पटेल जी को ही अध्यक्ष बनने का मौका दे। लेकिन जब नेहरू जी ने चुप्पी साध ली तो अंतिम निर्णय गांधी जी के हाथ में था। तब गांधी जी ने वो पर्चा पटेल जी को लौटा दिया। मतलब साफ था, पटेल जी ने भी बिना कुछ बोले दस्तखत कर दिया और फिर नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष और फिर कुछ ही दिनों में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। पटेल जी के त्याग पत्र को नेहरू जी के नियुक्ति पत्र में तब्दील करने की गांधी जी की ये कोशिश को भले ही सामने से नकार नहीं सके, लेकिन कांग्रेस की कद्दावर नेताओं ने कई मौकों पे इसकी आलोचना की है। राजेंद्र प्रसाद ने बाद में कहा था कि गांधी जी ने एक बार फिर से अपने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट को ग्लैमरस नेहरू जी के लिए कुर्बान कर दिया। हालांकि ये सच है कि गांधी जी ने इससे पहले 1929 और 1937 में पटेल जी को छोड़ नेहरू जी को अपने पसंदीदा कैंडिडेट के तौर पे कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया था। मौलाना आजाद ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में नेहरू जी की 1946 की कांग्रेस प्रेसिडेंट, अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री और बाद में स्वतंत्र भारत की पहली प्रधानमंत्री बनने पे खेद प्रकाश करते हुए कहा था, ये शायद मेरी राजनैतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं सरदार पटेल का साथ नहीं दिया। मुझे जवाहरलाल के साथ नहीं देना चाहिए था। मेरा मानना है कि अगर मैं ये गलती ना करता तो शायद पिछले एक दशक की इतिहास अलग होती और इसलिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। सी राजागोपालाचारी ने स्वराज्य मैगजीन में 1972 में लिखा था कि निश्चित रूप से ये अच्छा होता अगर नेहरू को फॉरेन मिनिस्टर और पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता।
मैंने भी ये विश्वास करने की गलती की थी कि सरदार और नेहरू के बीच नेहरू ज्यादा काबिल है। ये एक गलतफहमी थी और यही गलतफहमी शायद तब सभी लोगों के बीच थी। अब जब इतने सारे दिग्गज नेता ऐसा बोल रहे थे और लगभग सारे प्रदेशों के पसंद भी पटेल जी ही थे, तो फिर गांधी जी को ऐसा क्यों नहीं लगा? वो क्यों अपने जिद पे अड़े रहे? दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेहरू के लिए गांधी जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो नेहरू जी को बाकी सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। उधर नेहरू जी भी अपने पिता मोतीलाल जी के निधन के बाद से ही गांधी जी में अपना फादर फिगर ढूंढते रहते थे। इसीलिए उन दोनों में एक स्पेशल बॉन्डिंग था और गांधी जी नेहरू जी को कांग्रेस में अपना उत्तराधिकारी के तौर पे प्रतिष्ठा देना चाहते थे। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, 3 और बड़े कारण थे। पहला कारण, गांधी जी हमेशा से ही नेहरू जी की मॉडर्न आउटलुक से काफी प्रभावित थे, जबकि सरदार पटेल को वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स समझते थे। वो पटेल जी के हिंदुत्व को लेकर विचार से इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो सोचते थे कि पटेल जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मुसलमान सहज महसूस नहीं करेंगे। दूसरा कारण यह था कि नेहरू जी के साथ ब्रितानी हुक्मरान, पश्चिमी देशों की आला कमान, यहाँ तक कि कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स, जाने माने पत्रकारों, सबकी काफी अच्छा संबंध था। और इंडिया के बाहर गांधी जी के बाद वही सबसे पॉपुलर इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे। तीसरा कारण यह था कि गांधी जी चाहते थे स्वतंत्र भारत की नेतृत्व पटेल और नेहरू जी मिलकर करें, लेकिन नेहरू जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी के अंदर रह के या सेकेंड इन रैंक होकर काम नहीं कर सकते। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि अध्यक्ष पद ना मिलने पे नेहरू जी ने कांग्रेस की विभाजन कर देने का भी जिक्र किया था। ऐसी स्थिति में गांधी जी को यह डर था कि कुर्सी ना मिलने पे नेहरू जी बागी हो सकते हैं और इससे कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता संग्राम दोनों ही कमजोर पड़ सकते हैं। इसके विपरीत वो सरदार पटेल को अच्छे से समझते थे और ये भली भांति जानते थे कि अध्यक्ष या प्रधानमंत्री ना बनने से पटेल कभी कोई स्वार्थी कदम नहीं उठाएंगे और पटेल जी अगर आहत होते भी हैं तो गांधी जी उनको मना लेंगे। अब अगर हम सरदार पटेल के बारे में थोड़ा विचार करने की कोशिश करें कि वो जानबूझ के इतना बड़ा त्याग करने में राजी क्यों हो गए, जबकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो नेहरू जी से कई गुना अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो जिन्ना से मोलभाव करने में नेहरू जी से ज्यादा असरदार है और जिन्ना से उन्हीं की जबान में बात कर सकते हैं। और गांधी जी को छोड़ के पूरा कांग्रेस का सपोर्ट भी उनको मिला हुआ था। फिर भी उनका ये त्याग 2 वजह से हो सकती है। पहला, कुर्सी ना मिलने पे नेहरू जी बागी होके कांग्रेस का विभाजन कर सकते थे और कांग्रेस की अंग्रेजों के साथ चल रहा मोल भाव में भी नेहरू जी रुकावट डाल के पटेल और कांग्रेस की काम में मुश्किलें पैदा कर सकते थे। वैसी स्थिति में नेहरू जी के विरोध में पटेल के लिए काम करना बेहद कठिन हो सकता था। इससे केवल अंग्रेजों को ही फायदा मिलता और अंग्रेजों द्वारा पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया और धीमे हो जाती। दूसरी वजह यह था कि पटेल जी देश के स्वार्थ को अपने स्वार्थ से ज्यादा तवज्जो देते थे, इसलिए ये सैक्रिफाइस उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस पूरी विषय में नेहरू जी की भूमिका सबसे ज्यादा विवादास्पद है। महत्वाकांक्षा हर इंसान की फितरत है और जहां प्रधानमंत्री बनने की बात हो तो उस हिसाब से नेहरू जी में भी महत्वाकांक्षा होना लाजमी था। लेकिन जिस स्टेचर के वो नेता थे, जिस सेल्फलेसनेस के साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, कांग्रेस की आदर्शों पे काम करने के लिए और देश की भलाई के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, उसको मद्देनजर रखते हुए 1946 के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने की उनकी जिद बहुत ज्यादा स्वार्थी जरूर लगता है। इस विषय में आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो स्क्रीन में दिख रहा ये वाला वीडियो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।